डीसी का ऑफिस एक आ गया बिफोर इंडिपेंडेंस और दूसरा आ गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जब बिफोर इंडिपेंडेंस हम डीसी के ऑफिस की बात करेंगे तो उसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इवोल्यूशन या उसकी डेवलपमेंट को भी समझना है कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के ऊपर जो डीसी का ऑफिस है उसने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, किस तरह से अपने आप को ग्रो किया। तो बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला आ जाता है फेज वन। फेज वन रहेगा फ्रॉम 1764 टू 1857। ये है इरा ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। फिर दूसरा आ जाएगा फेज टू 1857 टू 1919, इरा ऑफ डोमिनेंस। तीसरा आ जाएगा फेज थ्री 1919 टू 1947, ये आ जाएगा इरा ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्लियर। लेकिन इनमें सब में कॉमन चीज क्या थी कि जो रूलिंग पार्टी थी वो क्या थे, वो तुम्हारी कॉलोनियल पावर हुआ करती थी। यानी कि क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी में जो है जो रूल कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप पे बैठा हुआ है, या किसी भी एक ब्यूरोक्रेसी की फंक्शनिंग को समझने के लिए आप लोगों को ये जानना, ये देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, उसके सर के ऊपर कौन बैठा हुआ है। क्लियर। तो बिफोर इंडिपेंडेंस तीन अलग अलग फेजेस में हम लोग ब्यूरोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस में यानी कि आज़ादी के बाद जो रूलिंग फोर्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो डेमोक्रेसी हो जाएगी। अब डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो है वो पॉलिसीज बनाई जाएगी। जो पॉलिटिशियंस होंगे वो लोगों के द्वारा चूज किए जाएंगे, और उन पॉलिटिशियंस के बोलने पे जब ब्यूरोक्रेसी काम करेगी तो वो अगेन वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करेगी। तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा या बहुत मेजर ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलता है। जो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग थे या जो डीसी बना करते थे, डीएम बना करते थे, उनके अंडर। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस में हम एक चीज जरूर देखते हैं, वो ये है कि जो डीसी हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस, आई होप आप आपको समझ आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस, उसकी पावर्स में ड्रास्टिकली रिडक्शन हम लोगों को देखने को मिलती है। आज के दौर का जो डीसी है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना डीसी जो है वो पावरफुल हुआ करता था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो जो हमारा सेकंड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला इरा रहेगा ना, इसमें भी हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आजकल जो डीसी की पावर है वो कम क्यों हुई है। इसके पहले सबसे कम होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लोग जो है वो डीसी से सवाल पूछ सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन आ चुका है, सिटीजन चार्टर आ चुका है, मीडिया बहुत पावरफुल हो चुकी है, सिविल सोसाइटी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। तो आज का जो डीसी है वो कॉलोनियल डीसी से वैसे भी अलग होगा, क्योंकि उसकी जो जिम्मेवारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों के डेवलपमेंट करना है। क्लियर। तो ऑब्वियस बात है इन दो फेजेस में डीसी की पावर में जमीन आसमान का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वैसे भी जब किसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जो फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैं, फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आनी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि किसी ज़माने में जो रोड बनाने का काम है वो भी डीसी देखा करता था, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी डीसी देखा करता था, पानी का काम भी डीसी देखा करता था। लेकिन आजकल के टाइम पे आप लोग देखोगे कि अलग अलग काम के लिए, रोड बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वाटर के लिए आईपीएस डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग तरह के, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग काम करने के लिए अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स या नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स का जो संख्या है, नंबर है, वो इंक्रीज हो चुका है। और वहां पर हम लोगों ने एक्सपर्ट्स या स्किल्ड लोगों को डालना शुरू कर दिया है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिले हैं, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन मेन मुद्दों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो जो मेन हाइलाइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करना है, वो यही है कि आफ्टर द अराइवल ऑफ डेमोक्रेसी
आफ्टर द अराइवल ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से जो हमारा ब्यूरोक्रेसी हुआ करता था, हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हुआ करता था, डीसी हुआ करता था, जो पहले लोगों के राइट्स की वायलेशन किया करता था, लोगों को सप्रेस किया करता था, कैसे उसमें ड्रास्टिकली चेंजेस आने शुरू हुए। यानी कि अब वो लोगों के लिए काम करेगा, पहले वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए, कॉलोनियल मास्टर्स के लिए काम किया करता था। अब वो लोगों की रिक्वायरमेंट को सुनने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, जो पहले वो नहीं किया करता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो हमारे देश के संविधान में स्पेसिफाई किया गया, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि जो जुडिशियल फंक्शन है, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करेगा उसके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करता था वो पैसा भी कलेक्ट करता था, वो एग्जीक्यूटिव का काम भी करता था, यानी कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट भी करता था, और उसके साथ साथ जज भी वही था, मजिस्ट्रेट भी वही था। स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 में कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इंडिया में वैसे तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है, लेकिन अब इस चीज को काफी हद तक इंप्लीमेंट किया जा चुका है, जहां पे जो डीसी है उससे जुडिशियल फंक्शंस ऑलमोस्ट लिए जा चुके हैं वापस। कुछ जगहों पे अभी भी जुडिशियल फंक्शंस डीसी के पास है, लेकिन उस तरह के जुडिशियल फंक्शंस नहीं है जिस तरह के अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करते थे। तो इस वाले मुद्दे पे भी आज के लेक्चर में हम लोग काफी डिटेल में विचार विमर्श करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और जो मैंने ये नहीं कहा कि कंप्लीटली जुडिशियल फंक्शंस लिए जा चुके हैं, कुछ जुडिशियल फंक्शंस, या मैं ऐसा कहूं कि 99% जो जुडिशियल फंक्शंस हैं अब वो सारे जो हमारे जज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह बनते हैं, उनके पास चले गए हैं, जिनका एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो आजकल डीएम बोल तो देते हैं कि भाई ये डीएम है या डीसी है, लेकिन आजकल जो है उसकी पावर्स धीरे धीरे हम लोगों को कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो डेमोक्रेसी जो है उसमें एक बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर रही है। डेमोक्रेसी से जो पहले लोगों को सप्रेस किया करता था, ऑप्रेस किया करता था, अब वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। लोग अब उससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे हैं, और उसको भी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर करनी पड़ेगी, तभी तो वो गुड गवर्नेंस को इंप्लीमेंट कर पाएगा हमारे देश के अंदर। क्लियर? कहानी समझ आ रहा, नहीं आ रहा? तो डेमोक्रेसी ने बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किए। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले इंडिया में मैक्सिमम चीजें सरकारी हुआ करती थी, और सरकारी चीजों के होने का मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट डीसी है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आएंगे, या मैं ऐसा कहूं जितने भी काम परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे डीसी के नीचे के परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अब सारा सरकार के अंदर है, सरकार का मेन ऑफिसर जो है वो डीसी है। तो यही कारण है कि एलपीजी रिफॉर्म से पहले, यानी कि जब प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, तो डीसी के पास ज्यादा काम होता था और ज्यादा पावर्स होती थी। देखो, जितना ज्यादा काम है, जितने डिपार्टमेंट्स तुम्हारे अंडर है, तुम उतने ही ज्यादा पावरफुल हो। ऐसा मत सोचो कि ज्यादा काम है तो पावर कम हो जाएगी। जितना काम होगा उतने ही ज्यादा आप लोग पावरफुल रहोगे, क्योंकि उतने ही लोगों को आप डायरेक्शंस दे सकोगे, दे पाओगे, और उतना ही ज्यादा आपके पास कंट्रोल रहेगा पूरे देश का या अपनी डिस्ट्रिक्ट का। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भी डीसी की जो पावर्स उनमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले, पॉजिटिव भी देखने को मिले, नेगेटिव भी देखने को मिले। इसके बाद तीसरा है, वो है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसजी, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया में म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायतें आ गई। म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायतें आने का मतलब क्या है कि अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, पहले डिस्ट्रिक्ट जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था हमारे देश का, और उस लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड डीसी हुआ करता था, अब उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गए जिनमें म्यूनिसिपैलिटीज हैं और पंचायत हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए। तो कहीं ना कहीं इनका बनना भी डीसी की पावर को टाइम के साथ साथ रिड्यूस कर रहा है, या मैं ऐसा कहूं टाइम के साथ साथ चैलेंज कर रहा है। क्लियर? फोर्थ आ जाएगा ई गवर्नेंस। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ई गवर्नेंस से एडमिनिस्ट्रेशन आसान भी हो गई है, बट एट द सेम टाइम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो डीसी को फेस करनी पड़ रही हैं। तो काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो डीसी के ऑफिस से हमें से रिलेटेड हम लोगों को आज देखने को मिलते हैं। एक और इशू आ गया जहां पे टसल बिटवीन डीसी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक्सन है, या सीनियर एग्जीक्यूटिव है, या एग्जीक्यूटिव है, मान लो किसी भी डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है।
अब वो रिपोर्ट कर रहा होगा अपने मिनिस्टर को भी, या जो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ सेक्रेटरी है, यानी कि कैपिटल में बैठा हुआ सेक्रेटरी, उसको भी रिपोर्ट कर रहा होगा। और उसके साथ साथ वो डीसी के साथ भी बात कर रहा होगा, डीसी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। और वो एक्शन जो है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। ऑन कॉन्ट्ररी जो हमारे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, डीसी वगैरह बनते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते किसी चीज के, वो जर्नलिस्ट होते हैं, यानी कि वो सारे ही काम कर सकते हैं। किसी भी तरह की एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन उनके पास नहीं होती है। अब मान लो मैं हूं, क्लियर है, एक आप हो, मैं 20 साल से एक ही काम कर रहा हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं, आप अभी आए हो, 5 10 7 8 साल हुए आपको डीसी बने हुए, और आपको उस फील्ड के बारे में ज्यादा पता है भी नहीं, मेरे को ज्यादा पता है, आप मेरे को डायरेक्ट कर रहे हो। तो खुद सोच लो कि कितनी ज्यादा टसल, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों ने और पैरेलल ऑफिशियल जो है वो उतने ही पावरफुल क्रिएट करते हैं जितना कहीं ना कहीं तुम्हारा डीसी है। तो जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। अब जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, क्लियर, जैसे मान लो कि कोई टॉप 100 में आ गया तो उसको आईएएस मिल जाएगा, क्लियर है, वो मसूरी चला जाएगा ट्रेनिंग करने। कोई 100 से नीचे आया उसको जो है वो हैदराबाद मिल जाएगा, क्लियर है, वहां पे वो आईपीएस की ट्रेनिंग करेगा। अब दोनों ने सेम ही पेपर क्लियर किया। अब ऐसा तो नहीं है 5-6 नंबर या 10 नंबर का फर्क रहेगा जिसमें एक आईएएस बन जाएगा, एक आईपीएस बन जाएगा। सेम बैच के तुम लोग निकल रहे हो। कल को मान लो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो गए, एक बंदा जो है वो डीसी बन गया सेम ही ईयर का, और दूसरा जो है वो एसपी बन गया। अब आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पुलिस के पास नहीं होती, वो रहती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यानी कि डीसी के पास। तो डीसी जो है वो उस एसपी को ऑर्डर देगा कि भाई यहाँ पे जो है वो धारा 144 लगा देते हैं, ठीक है, सेक्शन 144 लगा देते हैं, जिसके थ्रू जो है वो लोग 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है वो एक जगह के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो हुआ क्या कि सेम तरह का एग्जाम क्वालिफाई किया, सेम लेवल ऑफ सीनियोरिटी है, लेकिन फिर भी जो डीसी है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इस तरह से एसपी के साथ भी बहुत ज्यादा टसल्स जो हैं वो जो डीसी का ऑफिस है उसके हम लोगों को आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो डीसी का ऑफिस है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इतने ज्यादा चेंजेस जो है वो हमें पहले फेज में नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? तो पहला जो फेज है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फेज। सेकंड फेज में हम जितना भी पढ़ सकते हैं उतना कम है। क्लियर? कि आरटीआई के आने से क्या हुआ, वो तो जो टॉपिक्स हम लोगों ने वैसे भी पेपर 1 के अंदर रीड किए थे उनके बारे में भी आप लोगों को जनरल आइडिया होना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी है। आई होप थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता चला है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस डीसी के ऑफिस में किस तरह का चेंज हुआ। अब इन्हीं को ही थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला फेज मैंने बोला दैट इज फेज ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का मतलब क्या रहता है? जहां पे आपका मेन उद्देश्य होता है। मैं बताता हूं मर्केंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। देखो, एक देश है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन या इंग्लैंड, क्लियर, एक देश है इंडिया। अगर मैं बात करूं बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, अगर मैं बात करता हूं बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, तो उस दौरान इंडिया का सिचुएशन काफी बेटर था। इंडिया जो है, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो काफी हाई हुआ करता था, और इंडिया का जो इंपोर्ट है वो बहुत कम हुआ करता था। यानी कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी चीजों की, हम मैक्सिमम चीजों को एक्सपोर्ट किया करते थे। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, या मैं ऐसा कह सकता हूं आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हुआ करता था वो पॉजिटिव हुआ करता था। क्लियर? अब यूनाइटेड किंगडम जो है उसका इंडिया में एंट्री होती है ड्यूरिंग 17th-18th सेंचुरी। वैसे तो 17वीं सेंचुरी में आ गए थे, 18th-19th सेंचुरी में धीरे धीरे इंग्लैंड जो है उसने अपने आप को एक बड़ी पावर के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो 17th-18th सेंचुरी तक आते आते इंडिया के ऊपर धीरे धीरे जो है वो यूनाइटेड किंगडम या जो इंग्लैंड है इसने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। क्लियर? अब इंग्लैंड जो है वो क्या चाहता था, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, इंग्लैंड चाहता था कि जितनी ज्यादा सामान जो है उसकी इंडस्ट्रीज का पूरी दुनिया में बिके उतना ही ज्यादा वो पैसा कमाएगा। अब मान लो इंडिया जैसा देश है, इंडिया को बाहर के सामान की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं। हमें इंपोर्ट तो जो है वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर रहता है कि हम लोग जो है वो बाहर से चीजों को मंगवाते हैं। और अगर इंग्लैंड अपनी चीजें यहां पे बेचना चाहता है तो उसको आप लोगों को आदत डालनी पड़ेगी, या आप लोगों को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा ऐसी गुड्स के ऊपर, ऐसे सामान के ऊपर जो इंग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ताकि वो आप लोगों से पैसा भी ले और उसके साथ साथ जो है वो उनकी कंपनीज जो है वो पैसा भी कमाए। अब इंग्लैंड ने क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे आप लोगों का जो एक्सपोर्ट है इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया।
डिस्ट्रॉय करना क्या शुरू कर दिया, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर टैक्सेशन लगानी शुरू कर दी, ट्रेड करने से रोकना शुरू कर दिया, ताकि हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर धीरे धीरे जो स्मॉल हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, इंडिया में जो इंडस्ट्री थी, लोकल इंडस्ट्री, वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू होगी और हम लोग बाहर की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होने शुरू हो गए। तो जब 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी तक आते आते इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट बहुत ही कम किया करता था और इंडिया जो है वो मैक्सिमम इंपोर्ट किया करता था। अब क्योंकि इंग्लैंड का कंट्रोल हमारे ऊपर था, तो सारे का सारा जो इंपोर्ट है वो कहाँ से होके आया करता था, इंग्लैंड से होके आया करता था। इंपोर्ट आने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे सामान बेचा जाएगा, हमारे यहाँ से पैसा लिया जाएगा और उसको इंग्लैंड भेजा जाएगा। ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो इंडिया जो 25% ऑफ जीडीपी रिप्रेजेंट करता था बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जब वही ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जाएंगे तो ग्लोबल जीडीपी का इंडिया 2 या 3% शेयर ही होल्ड करेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से ब्रिटेन ने जो है वो हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया। तो ये जो थ्योरी है जहां पे आप दूसरे देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हो और उस देश में जो है वो सामान को ज्यादा बेचना शुरू कर देते हो और उस देश का जो सामान है उसको खत्म करना शुरू कर देते हो, उस देश का जो एक्सपोर्ट है उसको डिप करना शुरू कर देते हो। इस तरह का जो कैपिटलिज्म है इसको कहा जाता है दैट इज योर मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। समझ आए मर्केंटाइल कैपिटलिज्म क्या है? तो ये हाईली एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, अब शायद आप लोगों को पता भी होगा कि 1857 रिवोल्ट तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करके बैठी हुई थी। क्लियर? तो 1857 से पहले वाला जो फेज है उसको हम फेज ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म कहते हैं, जहां पे जो डीसी हुआ करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हुआ करते थे, इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि कैसे ये हमारे यहाँ पे जो मौजूद सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करें या किस तरह से जो वो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को प्रमोट करे, हमारी लोकल इंडस्ट्री को खत्म करे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करे और बाहर की जो कंपनीज हैं, इंग्लैंड की जो कंपनीज हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाए। दिस इज मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। तो जो पहला फेज था यहाँ पे इंडिया की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली सप्रेशन हुआ और ये वो वाला फेज है जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया के अंदर सूखा पड़ना शुरू हो गया, यानी कि फैमिन्स पड़ने शुरू हो गए और सूखे से लाखों की संख्या में लोग मरे हमारे यहाँ पे, 100-200 की संख्या में नहीं मरे हैं। और ये देश ऐसा था जहां पे सूखे से, भूखमरी से लोग नहीं मरा करते थे, लेकिन ब्रिटेन ने हमें इतना एक्सप्लॉइट किया कि बाद में हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनके मरने की संख्या लाखों की संख्या में, बंगाल में तो जब हम आज़ाद हो रहे थे तब भी लाखों लोग मरे थे। तो इस तरह का जो सिस्टम है, वो हमें इस स्पेसिफिक फेज में देखने को मिला और इस मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को इंप्लीमेंट किया गया किसके द्वारा? जो डीसी थे। अब इन डीसी को कुछ मर्जी बोल लो। बेसिकली जो वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट है उसको बनाया था, जिसका जिम्मेवारी कलेक्ट करना भी था, मजिस्ट्रियल फंक्शंस भी थे, कमिश्नरेट फंक्शंस भी थे। बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसने मजिस्ट्रेट के जो फंक्शंस थे वो डीसी या कलेक्टर के फंक्शन से अलग कर दिए थे। बाद में फिर से उनके फंक्शंस को विलियम बेंटिक के द्वारा जो है वो मर्ज कर दिया गया। तो आसान भाषा में इस फेज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। जैसे दो तरह के कोड्स जो है उनमें हम लोग डिवाइड करते हैं कि मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें दो तरह की फिलोसफीज, दो तरह के मॉडल्स चला करते थे ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि फ्रॉम 1757 टू 1857। इसमें जो पहला कोड था उसका नाम था मुनरो कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा कोड था कॉर्नवालिस कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखो फर्क क्या है। जो मुनरो कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें जो डीसी होगा उसके पास मजिस्ट्रियल पावर भी है, कमिश्नरेट मतलब डेवलपमेंटल पावर्स भी हैं और उसके साथ साथ कलेक्ट करने वाली पावर भी है, जो हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश टाइम पे जिस तरह का डीसी हुआ करता था। लेकिन जो कॉर्नवालिस था ये कहता था कि जो डीसी है उसके पास सिर्फ टैक्स को कलेक्ट करने की पावर होनी चाहिए, बाकी जो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करने की पावर है वो अलग ऑफिसर के पास होनी चाहिए। तो कॉर्नवालिस जो है वो डिवीजन ऑफ फंक्शंस, डिवीजन ऑफ पावर्स में विश्वास करता था और जो मुनरो था वो कहता था कि एक ही इंसान के पास सारी की सारी पावर जो है वो कंसोलिडेट होके रहे। तो अल्टीमेटली जो मुनरो कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसने ज्यादा डोमिनेट किया। कुछ टाइम तक कॉर्नवालिस कोड भी रहा जहां पे डीसी की पावर या कलेक्टर की पावर अलग के इंसान के पास थी और मजिस्ट्रेट की पावर अलग टाइम इंसान के पास थी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम पीरियड एक ही इंसान ने जो है वो मल्टीपल पावर्स, मल्टीपल जो पोजीशंस हैं उनको होल्ड करके रखा।
पर आसान भाषा में अगर हम लोगों ने कंक्लूड करना है तो ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर वाज हाईली एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। पहला फेज समझ आ गया, क्लियर। फिर आ गया दूसरा फेज। सेकंड फेज में क्या हुआ, सेकंड फेज में धीरे धीरे जो फेज 2 था बिफोर इंडिपेंडेंस, इसमें धीरे धीरे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है या जो डीसी है वो और ज्यादा पावरफुल होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि सेकंड फेज में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था वो हो गया खत्म, और यहां पे कंट्रोल आ गया डायरेक्टली किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पता होगा आप लोगों को 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने डायरेक्टली इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव था एज कंपेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो आप लोगों के वेलफेयर के लिए जो है वो अब काम करना शुरू करेगी, आप लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करेगी, एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करेगी, क्लियर। अब जो भी डेवलपमेंटल रिलेटेड वर्क थे, जो भी स्कीम्स सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही थी, वो सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी थी, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करने की, डीसी के ऊपर। अब पैसा आ रहा है सेंटर की तरफ से किसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने का कि चलो स्कूल खोल दो, कॉलेजेस खोल दो, रोड बना दो, वो सारा पैसा डीसी के पास जा रहा है। तो सारे के सारे डिसीजन, अब पैसा आ गया डीसी के पास, अब उसने किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है, किस किस को बेनिफिट पहुंचाना है, ये सारा वहां पे मौजूद डीसी के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास हुआ करती थी पावर। तो लोग जो है वो हर एक चीज के लिए उसको देखा करते थे कि रोड बन गया, भाई किसने बनाया, डीसी ने बनाया। स्कूल बन गया, किसने बनाया, डीसी ने बनाया। उठा के जेल में डाल दिया, किसी ने उठा के जेल में डाल दिया, डीसी ने डाल दिया। तो उनके लिए डीसी जो वो भगवान बन गया होता कि भाई यही सब कुछ है, क्योंकि यही हमारे लिए रास्ता बनाता है, यही हमारे घर में बिजली लेके आता है, यही हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे डीसी कितना पैसा खा रहा था, कितने करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था। एट द सेम टाइम एक जगह पे डीसी जो है वो लोगों की जो उसका डेवलपमेंटल रिलेटेड फंक्शंस थे वो इंक्रीज हो रहे थे, बट एट द सेम टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में या इंडिया को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल लॉज को भी फ्रेम किया जा रहा था, जिनमें सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंसेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, क्लियर। अब एक्ट मल्टीपल कानून जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पास हो रहे हैं, जो हथियारों को रेगुलेट कर रहे हैं कि इंडियंस जो हैं उनके पास हथियार रखने का राइट नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार देख लिया था कि किस तरह से इंडियंस जो है उन्होंने 1857 रिवोल्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान किया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने देखा कि यार इंडियंस जो है उनके पास अब हथियार वगैरह हम लोग ज़्यादा नहीं देंगे, तो इसके लिए आर्म्स एक्ट पास कर दिया। एविडेंसेस एक्ट, इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अलग एक्ट पास कर दिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वो वहाँ पे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, रेगुलेशंस पास हुई थी बेसिकली। तो आसान भाषा में अलग अलग कानून, अलग अलग एक्ट जो हैं वो पास किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इन सारे के सारे एक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट कौन करेगा, डीसी करेगा, जो मैजिस्ट्रेट का काम भी कर रहा है। तो ये और पावरफुल हो गया, क्योंकि जितने ज्यादा कानून बनेंगे, जितने ज्यादा लॉज बनेंगे, उतने ही ज्यादा केसेस जो है वो डीसी के पास आएंगे, मैजिस्ट्रेट के पास आएंगे, और वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि अब वो डिसाइड करेगा लोगों का फेट, जिसमें वो फांसी की सजा दे रहा है, जिसमें वो इंप्रिजनमेंट दे रहा है, जिसमें वो उठा के बाहर फेंक दे रहा है, यानी कि देश से बाहर निकाल दे रहा है, स्टेट से बाहर निकाल दे रहा है। तो यहां पे जो डीसी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। कहानी समझ आया सेकंड फेज में क्या हो रहा, तो सेकंड फेज में सच में माई बाप था ये, तो मैंने रीजन डिस्कस कर लिया कि क्यों माई बाप था। अब जो तीसरा फेज है, जो मेनली हमें 1919 के बाद देखने को मिलता है, फेज 3, जिसको मैंने कहा कि फेज 3 जो है ये है फेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1919 के बाद हम लोग देखते हैं कि इंडियंस के जो नेशनलिस्ट थे, हिंदुस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। यानी कि अंडर द लीडरशिप ऑफ, इसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, इंडियन जो है उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रांगली अपनी वॉइस को जो है वो रेज करना शुरू कर दिया था। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो उन नेशनलिस्टिक जो आइडियाज़ है उनके साथ सिंक्रोनाइज किया करते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो आप सब लोगों को पता है उन्होंने जो आईसीएस एग्जाम था उसको क्लियर किया था, लेकिन उन्होंने आईसीएस जो सर्विसेज थी उनको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी का साथ दिया था।
तो इसी तरह से जो है वो अब आईसीएस जो ऑफिसर्स थे जो मेन स्ट्रीम से निकलना शुरू होंगे, वो भी जो नेशनलिस्टिक आइडियाज से उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। तो 1919 ये तो चलो एक जनरल डिस्कशन है, मेन जो एग्जैक्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है उसके थ्रू हम इसको समझने की या डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो, कहानी सिंपल सी क्या है कि जो 1919 में एक एक्ट पास हुआ जिसको हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से, यानी जिसको हम जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में क्या रहा, इस एक्ट में जो प्रोविंसेस थी वहां पे इंडियंस की पार्टिसिपेशन का नंबर और ज्यादा इंक्रीज किया गया, और जो सेंटर लेवल था वहां पे दो हाउसेस जो है वो उनको क्रिएट किया गया। क्लियर? एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसका निर्माण किया गया। तो आसान भाषा में जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हिंदुस्तानियों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो आफ्टर 1919 एक्ट जो वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो जब इनका नंबर ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो इसका मतलब यही है कि अब ये लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, यानी कि अब डीसी जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। अब प्रोविंस के अंदर मान लो कोई लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो कि इंडियन है, वो डीसी के सामने खड़ा हो जाएगा कि भाई इन लोगों को खाने को खाना दो, पानी को पीने को पानी दो, बिजली दो, जो भी स्पेसिफिक टाइम पे बेसिक नेसेसिटीज हुआ करती थी। तो आसान भाषा में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव थोड़ी सी हिलनी शुरू होगी और यहाँ पे इंडियंस की जो बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि अब इंडियन जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बन रहे हैं या जो सेंट्रल काउंसिल्स हैं उनका पार्ट बन रहे हैं, तो धीरे धीरे अब जो डीसी की पोजीशन है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे। और इसमें जो फाइनल नेल होगी वो होगी 1937 में हुए इलेक्शंस। तो 1937 में आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पूरे देश में इलेक्शंस हो गए, जिनमें मैक्सिमम प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आएगी और मैक्सिमम प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वैसे उस जमाने में उनको प्रीमियर नाम दिया जाता था, प्रीमियर, आजकल हम उनको चीफ मिनिस्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो कि अब एक प्रोविंस का जो हेड है वो है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है इंडियन, जैसे मद्रास के थे सी राजागोपालचारी। क्लियर? तो अब जब मिनिस्टर जो है वो इंडियन बन गया, चीफ मिनिस्टर इंडियन बन गया, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब अपने मन से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर जो है, जो 1937 में बनी हुई सरकारें थी, नो डाउट 2-3 साल तक ही रही। 1939 में आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इंडिया की पार्टिसिपेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी, तो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने मना कर दिया या उन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया अपनी जो पोस्ट्स थी। लेकिन ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ पे ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया, कंट्रोल किया बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर? तो ऐसे जब इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबली में मौका मिला पार्टिसिपेट करने का, तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अनचैलेंजिंग पावर्स थी, जिनको कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था उस समय के ऊपर, उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो यही कारण है जो थर्ड फेज था, दैट इज फेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब उसको लोगों के लिए, या एटलीस्ट जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उस दौर के, उस जमाने के, उनके अकॉर्डिंगली उसको चलना पड़ रहा था। 100% नहीं माना करता था वो, 100% नहीं माना करता था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो पीछे वाला फेज था, 1919 से पहले वाला फेज था, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कंट्रोल या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे, इंडियन पॉलिटिशियंस थे, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उसको कर पा रहे थे। तो आई होप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से डीसी के ऑफिस में इवोल्यूशन हम लोगों को होती हुई देखने को मिली, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर कट आइडिया लग गया है। अब देखिए, ये तो है प्री इंडिपेंडेंस किस तरह से हम लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी का ऑफिस था उसमें एवोल्यूशन होती हुई देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो चेंज था वो था इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का चेंज होना, जहां पे इंस्टेड ऑफ कॉलोनियल रूलर हमारे यहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो डेमोक्रेसी के सिंपल आने का मतलब था जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहले क्या हुआ करता था, पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस तरह से लोगों को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया जा सके, किस तरह से मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सके। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव चेंज होके हो गया था कि कैसे लोगों के वेलफेयर जो है
उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये सबसे बड़ा चेंज हम लोगों को देखने को मिला आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ध्यान रखिए, हमारा जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इवोल्यूशन इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, या इवोल्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इट्स ओरिजिन। तो आप लोगों को ओरिजिन से पूछा जाएगा, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी की पोस्ट का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्ट में जो हम लोगों को चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, अपने उस नज़रिए से उसको देखना है। और अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेलफेयर की। अब देखो, जब वेलफेयर की बात की जाएगी तो वेलफेयर अगेन मेन फंक्शन है। तो सबसे बड़ी बात इवन कि ऐसा भी था कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग द पोस्ट ऑफ आईसीएस, क्लियर। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसको अब हम ब्रिटिश सिविल सर्विसेज नहीं, उसको हम इंडियनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल आइडिया था कि इतने सालों पुराना सिस्टम या जो ब्यूरोक्रेसी है उसका नेचर ही ऐसा है कि जैसे ही आप इसको डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगेन फिर भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो उनका सामना करना पड़ा, बोथ फॉर ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ पॉलिटिशियंस को भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट जो था वो अभी भी अंग्रेज़ों वाला चल रहा था। तो उसमें उनको चेंज करना कि वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच अपनानी है, उसको चेंज करने में जो वो काफ़ी समय लगा, काफ़ी टाइम लगा। लेकिन फिर भी आज जब हम अपने देश को इतना विकसित होते हुए देख रहे हैं, डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी का या जो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग नहीं भुला सकते हैं, क्लियर। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही डेमोक्रेसी आई और वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच हमारी बन गई, तो अब इसका मतलब सिंपल सा है कि अब ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएंगे? लोग ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है। लोगों के साथ साथ जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दैट इज योर पॉलिटिशियंस, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव या जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो डीसी है इसकी डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस होनी शुरू हो जाएगी। अब डीसी जो है वो अब पॉलिटिकल प्रेशर में काम करना शुरू हो जाएगा। अब या तो डीसी पॉलिटिशियंस के साथ कोलिजन में काम करेगा, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। अब वो जो मिलके काम करने वाला तरीका है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब क्योंकि जब हम लोगों का आज़ादी हुई थी तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। पॉजिटिव मेरा मतलब ये है कि वो काफ़ी देश की भलाई के बारे में सोचा करते थे, देश की जो प्रगति है, जो देश की डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचा करते थे, क्लियर। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे पॉलिटिशियंस का नेचर चेंज हुआ, क्रिमिनल एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन हुई, और जब क्रिमिनल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स के अंदर आ गए तो उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी क्रिमिनलाइज्ड कर दिया, उसको भी करप्ट कर दिया। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस की बात नहीं मानेगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसको काम करने में मजबूरी या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यही कारण है जो ब्यूरोक्रेट या एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वैसे ही काम करना शुरू कर दिया जिस तरह से पॉलिटिशियंस उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पॉलिटिशियंस का अननेसेसरली इंटरफेरेंस, पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन एंड करप्शन, ये हम लोगों को बाद में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी देखने को मिली। तो पहला तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जब हम लोगों ने कहा कि हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है वो भी हमें ज़्यादा, उनकी भी ज़्यादा आवश्यकता, उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी शुरू होगी। तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे नहीं हुआ करते थे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ज़्यादा इंक्रीज हुए, ज़्यादा ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए, और उन्हीं ऑफिशियल्स में जो डीसी है उसकी पावर भी धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हुए कि पहले जो रोड बनाने का काम है, पानी का काम है, बिजली का काम है, वो सारा डीसी किया करता था। अब उसके लिए अलग अलग ऑफिशियल्स आ गए हैं। उसके लिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर आ चुका है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर आ चुका है। तो अलग अलग तरह की जो पोजीशंस हैं वो क्रिएट की गई हैं फॉर द डेवलपमेंट या फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जिसके कारण जो डीसी है उसकी पोजीशन में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्लियर। साथ में जो टसल या जो ईगो इश्यूज थे वो भी ओरिजिनेट होने शुरू हो गए। अगेन एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक 20 साल पुराना इंजीनियर है, डीसी नया नया आया हुआ है, वो उसको डायरेक्शंस दे रहा है, तो वो उसको ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट करता था। तो जिससे जो रेजिस्टेंस है विद इन एडमिनिस्ट्रेशन वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर डेवलप होती हुई देखने को मिली। यहां तक कहानी समझ आई आप लोगों को, क्लियर। तो डीसी और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे क्या है कि जो ब्रिटिश टाइम पे डिप्टी कमिश्नर बना करते थे, जो जिन जिन आईसीएस ऑफिसर्स को डीसी बनाया जाता था,
वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते थे। जैसे इंडिया की मैं बात करूँ, यहाँ पे 3, 4, 5 साल के बाद या 6 साल के बाद जो है वो डीसी बना दिया जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के ऊपर जिनको बनाया जाता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत 10-15 साल के बाद बनाया जाता था। और दूसरी बात ये भी थी कि आजकल जो एज है वो 32 इयर्स है, उस ज़माने में जो एज हुआ करती थी वो 21 साल हुआ करती थी। यानी कि बहुत यंग एज पे ऑफिसर्स जो हैं वो आईसीएस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किया करते थे, आईसीएस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया करते थे। तो उनकी जो ट्रेनिंग हुआ करती थी वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर हुआ करती थी और उनकी ट्रेनिंग मेनली डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ करती थी। तो उनको डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ पता होता था। तो जब कोई डीसी बनता था 35 साल में, 40 साल की उम्र में, तो वो इतना एक्सपीरियंस होता था, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होता था कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल। और उसके साथ-साथ लोगों के अंदर भी उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती थी क्योंकि वो एक्सपर्ट था। बट जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, वैसे ही हम लोगों ने देखा कि बहुत ही, क्योंकि अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्रीज़ हुई, नंबर ऑफ स्टेट्स बन ज़्यादा बढ़ी, तो हमें ज़्यादा डीसी, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता थी, जिसके कारण बहुत यंग एज में लोगों को जो है वो डीसी बनाया जाना शुरू हो गया। तो जब यंग एज में बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बिना जब तुम किसी को डीसी बनाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स थे जो वेलफेयर सेंट्रिक या वेलफेयर अप्रोच, या जब डीसी ने वेलफेयर सेंट्रिक काम करने शुरू किए, उसमें उसने फेस किए। चाहे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस थी, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर था, पीपल्स प्रेशर था, ईगो इश्यूज थे, राइज इन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स था, या उसका खुद का इमेच्योर होना था। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो इन्फ्लुएंस किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहला फैक्टर तो आई होप आपको समझ आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है? वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो सरकार के पास काम हुआ करते थे उनकी प्राइवेटाइजेशन होनी शुरू होगी। तो यानी कि वो धीरे-धीरे डीसी के हाथ से जाने शुरू हो गए। तो डीसी एक पोजीशन के रूप में वीक हो गया। दूसरी बात क्या हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आने से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई। और उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जब पूरे डिस्ट्रिक्ट को तुमने संभालना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई अपडेट या अपग्रेडेशन हो रही है तो उसके उससे जो डीसी है वो भी उससे अवेयर होना चाहिए। क्लियर? तो यही कारण है कि जो एलपीजी है उसने जो टास्क है डीसी का, एक तो पावर हाउस के हाथों से छीन लिया और उसके साथ साथ उसका जो काम है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। पहली बात, उसको जो प्राइवेट सेक्टर के एथिक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के कोड्स हैं, उनसे उसको फेमिलियर होना पड़ेगा। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होनी शुरू हुई, वैसे ही जो लैंड रिलेटेड इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने शुरू हो गए, जिसमें लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, या इलीगली ज़मीन को कब्जा किया जाता था ज़मीन के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा इशू था। क्लियर? उसके साथ साथ पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू था, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू था। तो डीसी के ऊपर जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा, एक तरफ एक तो उसको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का एक एक्सपीरियंस है, जिसने काफ़ी सालों तक उसमें रिसर्च किया है, और उसको उन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को जो है वो अपने राज्य में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो है इम्प्लीमेंट करवाना है, जिसके कारण जो डीसी की पावर्स, डीसी की फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने शुरू हो गए। और उसके साथ साथ ही बाकी जो लैंड रिलेटेड इश्यूज थे, क्योंकि ज़मीन जो है, लैंड जो है वो मेनली डीसी के पास ही है आजकल के टाइम पे भी। लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही है। तो कहीं ना कहीं एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिली। क्लियर? तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है एलएसजी। एलएसजी का मतलब क्या है? दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नेंस। नो डाउट बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी 1950s में, उसके बाद भी कुछ जगहों के ऊपर जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने थे, लेकिन वो उतने, मतलब उतने वेल डेवलप्ड तरीके से नहीं बने थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और हमारे यहाँ पे एक संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज़ को, उनके उनके लिए स्टेट्स के द्वारा स्पेशल फंड जो है वो रिलीज़ करना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो भी एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में डेवलप होनी शुरू होगी। और इस लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास ऊपर आ गई? अगेन वो आ गई डीसी के पास। तो जब डीसी के पास सारे के सारी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो अब डीसी जो है, अब एक तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसके ऊपर, और दूसरा क्या आ गया कि अब डीसी के कुछ फंक्शंस जो हैं वो पंचायतों के पास चले गए, डीसी के कुछ फंक्शंस जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के पास चले गए। अगेन इसकी अथॉरिटी में इरोजन होना शुरू हो गया। और कुछ तो ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने डीसी को लोकल सेल्फ गवर्नेंस से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। यानी कि काफी जगहों पे म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, जो भी आईएएस होता है। तो एक डीसी है, एक म्युनिसिपल कमिश्नर है, ऑलमोस्ट सेम अथॉरिटी है, सेम सीनियरिटी है। कई जगहों पे म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो ज्यादा सीनियर होते हैं।
तो वहां पे जो डीसी है उसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है कि वो उसको जो है वो कहीं ना कहीं सुपरसीड कर सके, और वहां पे इन दोनों के बीच में इंटरनल टसल भी काफी बार देखने को मिली है। अल्टीमेटली ये जो नई पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, इन पोजीशन के क्रिएट होने का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? जो पावर ऑफ डिप्टी कमिश्नर है या पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर। तो इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट डिस्ट्रिक्ट का जो चाहे इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, एलपीजी है, इसके कारण जो है वो डीसी की पावर्स में धीरे धीरे इरोजन होता हुआ देखने को मिल रहा है। डन? क्लियर? इसके साथ साथ ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव है। ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डीसी है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी ये है कि ई गवर्नेंस से जो गवर्नेंस करना, काम को करना, इंप्लीमेंट करना जो वो काफ़ी आसान हो गया। जो पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा काम आजकल डिजिटलाइज होने शुरू हो गए हैं, जिससे डीसी के ऑफिस को काफ़ी हेल्प हुई है। बट एट द सेम टाइम इन्हीं कामों को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक ट्रांजिशनल फेज में हैं, और जब भी हम ट्रांजिशनल फेज में रहते हैं तो किसी भी तरह का जो नई टेक्नोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करना एक बहुत ही टीडियस और एक बहुत ही या हाईली कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। तो डीसी जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे इसी तरह की जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। कहानी समझ आएगी नहीं है? तो डीसी के ऑफिस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डीसी की पावर्स को। ये बिल्कुल सही चीज है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पावर ऑफ डीसी है वो रिड्यूस ही हुई है। जैसे अगर मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन दूं आपको, जहां से आपको थोड़ा सा और कंपेयर करवाऊंगा ताकि आपको और आइडिया लगेगी कि मैं क्यों कह रहा हूं कि जो डीसी, जो अंग्रेजों के टाइम का डीसी हुआ करता था, डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था, वो आज के टाइम का डिप्टी कमिश्नर नहीं है। इवन आज के टाइम पे डीसी जो है उसके आसपास भी नहीं घूमता है। पर हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ है, आज का जो डीसी है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। आज का जो डीसी है वो अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है। उस ज़माने, आज का जो डीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करता है। उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। ब्रिटिश टाइम पीरियड पे जो डिप्टी कमिश्नर्स थे वो लोगों को एक्सप्लॉइट किया करते थे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर। तो अगर मैं आसान भाषा में पावर्स ऑफ डीसी की बात करूंगा, डिप्टी कमिश्नर की पावर्स की बात करूंगा, तो सबसे पहले अगेन सेम, ये मैं मॉडर्न फंक्शंस की बात कर रहा हूं। वहां पे ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि कैसे चेंजेस हुए हैं, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे कैसी पावर्स थी और आज के टाइम पे किस तरह की पावर है। तो देखिए, सबसे पहली जो पावर है वो है दैट इज योर रेवेन्यू कलेक्शन। डीसी की जो सबसे पहली पावर है दैट इज रेवेन्यू कलेक्शन। अब देखो यार, किसी जमाने में जो टैक्सेस हुआ करते थे, जिस भी तरह का टैक्स था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, वो सारा का सारा जो है वो डीसी के पास आया करता था। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक अलग से सर्विसेज बनी हुई है, दैट इज आईआरएस, रेवेन्यू सर्विसेज। तो डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो सारे के सारे जो रेवेन्यू सर्विसेज के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उनको कलेक्ट करते हैं, जो कि डायरेक्टली सेंटर के अंडर आते हैं, जिनका डीसी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन है अब वो डीसी के हाथ से जा चुका है। अब वो किसके पास चला गया? जो रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनके पास चला गया, वो जो डायरेक्टली सेंटर को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें तो आजकल जो लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू जनरेट होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर जो है वो किसके पास है? डीसी के पास है। उस जमाने में नो डाउट ब्रिटिश टाइम पीरियड के ऊपर जो लैंड से रेवेन्यू जनरेट होता था वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर जो है हमें टैक्सेशन नहीं देखने को मिलता है। तो लैंड से रिलेटेड जो है जितने भी टैक्सेशन लगेंगे वो सारे के सारे जो है वो किसके ऊपर जाएंगे? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तुम्हारी डीसी की होगी। तो डीसी की जो पावर है वो कौन ले गया? अब आईआरएस ले गया है। तो यही कारण है जो कहा जाता है कि जो विद द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल ऑफिसेज इन इंडिया, जो पावर है डीसी का वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज डिप्लीटिंग। क्लियर? पहला फंक्शन समझ आएगी कैसे कमजोर हो गया। दूसरा फंक्शन भी देख लेते हैं। दूसरा फंक्शन जो डीसी का है वो क्या है? दैट इज योर मैजिस्ट्रियल फंक्शंस। ठीक है। अब देखो यार, मैजिस्ट्रियल फंक्शंस की आसान भाषा में बात की जाए तो अगेन, जब अंग्रेजों के टाइम पे सारी ही पावर्स इसके पास हुआ करती थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 50 मेंशन किया गया है दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं फ्रॉम दी डिप्टी कमिश्नर। और जो मैजिस्ट्रियल फंक्शंस है वो जो प्रॉपर जज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, सेशन जज हैं, उनके पास चले गए हैं। क्लियर? अब जो
डीसी है उसके पास बहुत ही रेयर मैजिस्ट्रियल फंक्शंस रहे हैं, जिनमें सबसे पहला क्या है कि मान लो किसी ने किसी चीज की वायलेशन कर ली, आर्म्स एक्ट की वायलेशन कर दी, तो वहां पे जो फाइन डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीसी की है। डीसी जो है वो अपनी मर्जी से फाइन डाल देगा, तो फाइन डालना भी हम एक तरह से जो है वो एक मैजिस्ट्रियल फंक्शंस कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह से जो सेक्शन 144 है, सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी, क्लियर, जिसके अंतर्गत एक स्पेसिफिक जगह पे 5 या 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते हैं, ये सेक्शन 144 लगाने का या इंपोज करने की जो पावर है, ऑर्डर देने की जो पावर है, वो भी किसके पास है, वो भी डीसी के पास है। तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड पावर जो है या कुछ रिस्ट्रिक्टेड मैजिस्ट्रियल फंक्शंस आज भी हम लोगों को डीसी के पास देखने को मिलते हैं, बट इन जर्नल अगर ओवरऑल मैं कंक्लूड करूं तो मैजिस्ट्रियल फंक्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डीसी की पावर्स हैं, ये इट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। फिर तीसरा फंक्शन देख लेते हैं, दैट इज योर डेवलपमेंटल फंक्शंस, यही थे ना। अब ये कहीं ना कहीं आज भी डीसी के पास रही हैं। आज डीसी का जो मेन काम है वो रेवेन्यू मैजिस्ट्रियल फंक्शंस परफॉर्म करना नहीं है। आज जो डीसी का काम है वो है डेवलपमेंटल फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना। आज जो डीसी है इसका काम है मल्टीपल फंक्शंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाना, क्लियर, कोऑर्डिनेशन करवाना जो वो सबसे बड़ा, जितने भी, अब देखिए नो डाउट अलग अलग डिपार्टमेंट बन चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलग के पास है, आईपीएच वाटर किसी के और के पास है, हेल्थ किसी और के पास है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, लेकिन एक पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू या नहीं हो रही है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिप्टी कमिश्नर। सो वी कैन से दैट डिप्टी कमिश्नर इज द चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आजकल चाहे जो मर्जी डीसी किसी को भी पूछ सकता है, एसडीओ से पूछ सकता है, एक्शन से पूछ सकता है कि बताओ जरा भाई इस डिपार्टमेंट का क्या काम चल रहा है, एजुकेशन में जाके घुस सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो डेवलपमेंटल रिलेटेड काम आज भी कहीं ना कहीं डीसी अगर खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो है वो डिप्टी कमिश्नर ही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आजकल जो डीसी है उसकी ज्यादा पावर डेवलपमेंटल रिलेटेड फंक्शंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके अलावा भी डीसी की काफ़ी मिसलीनियस पावर्स रहती है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर होता है, यानी कि जब जनगणना होती है, पॉपुलेशन सर्वे होता है, उसको कंडक्ट करने की जिम्मेवारी उस डिस्ट्रिक्ट में डीसी की है। इसके साथ साथ जब इलेक्शंस होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी आपका डीसी होता है। ये क्राइसिस मैनेजर भी है, यानी कि मान लो कल को डिजास्टर आ गया, जैसे अभी बहुत ज़्यादा दूर तो क्यों जाना है, जब हमने लास्ट ईयर कोविड के बारे में देखा था, तो जब कोविड था तो कोविड को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोविड को जब डिजास्टर इन्होंने एनडीएमए एक्ट के अंदर डिक्लेयर कर दिया था, तो उस डिजास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए पूरे की पूरी पावर जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के पास है। तो डीसी डिसाइड करते थे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कि उन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से आगे लेके जाना है, या डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के मेजर्स, किस तरह के कदम उठाने हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो डीसी है अगेन आज भी सबसे पावरफुल ऑफिशियल आज भी वही है, लेकिन उस तरह का पावर जो है इसके पास नहीं है जिस तरह की पावर्स हम लोगों को ब्रिटिश टाइम पे देखने को मिलती थी। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को जो इवोल्यूशन इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इवोल्यूशन इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर इन इंडिया, उसके बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो गई होगी। बाकी हैंडआउट में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है, आप एक बार ज़रूर उसको पढ़िएगा, और जो बुक मैंने आपको रिकमेंड किया उसमें भी बहुत अच्छा लिखा गया है, उस किताब को भी ज़रूर साथ साथ रीड करिएगा। मेन कंसेप्ट जो है वो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली जो है वो लेक्चर अपलोड करूं ताकि हमारा सिलेबस जल्दी ही खत्म हो जाए। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।